एंड द लाइन है साबिर फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेल, आज है इंटरनेशनल डिसेबल डे और हम पूरी दुनिया के साथ हम भी इस डे को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेल, हमारा तो ये मानना है कि कोई भी डिसेबिलिटी जो है वो इंसान के जिस्म में नहीं, उसके दिमाग में होती है। आप निकाल के बाहर फेंक दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। तो इसी चीज को साबित करेंगे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट, जिनसे मिलके वाकई आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी में हम जो भी चाहें हम अचीव कर सकते हैं एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड बिकॉज़ इम्पॉसिबल सेज दैट आई एम पॉसिबल। तो मिलते हैं इन स्पेशल पर्सनालिटी से और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फुरकान है। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो जनाब फुरकान, हमने एक स्पेशल रखा था कि एक स्पेशल सरप्राइज रखा था सबके लिए कि एक मल्टी टैलेंट जो है पर्सनालिटी आपके सामने आ रही है, जो टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे, चैलेंजेस पे भी बात करेंगे, अब्रॉड लाइफ पे भी बात करेंगे और कुछ पर्सनल लाइफ पे भी चैट करेंगे। सो आई विश कि आप इनके तमाम सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दे देंगे। सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन करवाइए मेरी। बहुत शुक्रिया राबेल, आप ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक खसूसी दिन भी है और इसी हवाले से आपने मुझे मदद भी किया है, तो बहुत बहुत थैंक्स PFB का भी और आप लोगों का। और मेरा इंट्रोडक्शन कुछ ख़ास नहीं है, बस एक आजिज़ आदमी हूँ और जिसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की और हमेशा यही कोशिश की है कि वो काम करें जो इम्पॉसिबल है और उसको पॉसिबल बनाएं। देखा जी, वो काम करें जो इम्पॉसिबल है उसको पॉसिबल करें। चले जी, हम ये पूछेंगे तो जरूर आपने क्या क्या इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदला है। सबसे पहले आप हमें ये जरूर बताएं कि आप करंट क्या कर रहे हैं। और जब तक मुझे भी यहाँ तक याद है, आपने तो टेक्नोलॉजी की लाइफ में जो है वो दुनिया में खूब तहलका भी मचाया था। तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को जरूर बताइए। जी राबेल, करंटली मैं ऑस्ट्रेलिया में रेजिडेंट हूँ और एडिलेड सिटी के अंदर, और वहाँ पे मैं 2-3 अपने फ्रीलांस प्रोजेक्ट चला रहा हूँ और एक छोटा सा बिजनेस मैंने वहाँ पे शुरू किया हुआ है स्पोर्ट कोऑर्डिनेशन का। अच्छा, जिस पे हम आगे जाके बात करेंगे कि स्पोर्ट कोऑर्डिनेशन क्या है, और स्पेशली ये इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो वहाँ पे एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने शुरू की हुई है, जो कि पीपल विद डिसेबिलिटीज को फैसिलिटेट करती है, फाइनेंशियली एम्पावर करती है, ताकि उनकी जो डिपेंडेंसीज हैं कहीं ना कहीं उनको उनके साथ लियाज़न किया जाए। ऐसे बंदे प्रोफेशनल जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं किसी वजह से भी, चाहे अगर उनको शॉपिंग जाना है, कहीं जाना है, तो उनके पूरी एक ये मार्केट है वहाँ पे। तो उसके हवाले से फिर स्पोर्ट कोऑर्डिनेटर का काम ये होता है कि वो जो भी एजेंसी है और जो क्लाइंट है उसके बीच में राब्ता रखना, और जो क्लाइंट की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से जो सर्विसेज उसको चाहिए वो अरेंज करके तो क्लाइंट को देना। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। यानी कि आपने ये कह रहे हैं कि अब आपने इतना छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि पहले बाहर के मुल्क में भी काफी ज्यादा चैलेंजेस जो हैं वो पाए जाते थे। ऐसे ही है जी, चैलेंजेस तो हर जगह पे हैं और बाहर भी हैं, लेकिन वहाँ में उनकी गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है। हमारी गवर्नमेंट भी अपने तौर पे बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ की लिमिटेशन है। तो लेकिन वहाँ बहुत चैलेंजेस थे और अब बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका मतलब बचपन कैसे गुजरा, कहाँ गुजरा? और हमारे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि भाई ज्यादातर जो कामयाब लोग जो हैं वो शायद इस्लामाबाद में या बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ के इस मकाम पे पहुंचते हैं। तो हम ये जरूर चाहेंगे कि आप सुनने वालों को जरूर बताएं कि आपका बचपन कैसा गुजरा और क्या कैसी लाइफ गुजारी आपने। आपके इस क्वेश्चन का ना आंसर में एक शेर हमारे टीचर थे, अल्लाह ताला उनको जो जन्नत में जगह दे, वो कहते थे कि वो कौन सा उक्दा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। तो मेरा ताल्लुक तो है गुजरात से, और गुजरात का भी 15-20 किलोमीटर साइड एरिया था फतेहपुर, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। मैं अर्ली एज में ही मैं स्कूल जाना शुरू हो गया था। ये भी नेटवर्किंग का एक पार्ट था, क्योंकि हमारे मोहल्ले में 2 लड़कियां थीं जो कि उनको फिजिकल डिसेबिलिटी थी, पाँव के थोड़ा सा, तो वो स्कूल जाती थी और उनसे फिर मेरे अम्मी अबू मिले। और गुजरात सिटी के अंदर ही अजीज भट्टी स्पेशल एजुकेशन सेंटर है। अच्छा, यानी कि आप बाय बर्थ ब्लाइंड थे? जी, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड, और मेरी फैमिली में और कोई ब्लाइंड नहीं है। दूर फैमिली में है
लेकिन कोई करीब जो जो मेरे सिबलिंग्स या कजन्स वगैरह में कोई नहीं है डिसेबिलिटी। तो जब मेरी पैदाइश हुई तो मुझे पहले तो पता नहीं था, पेरेंट्स को काफ़ी जो है कॉमन स्टोरी है ये। फिर बाद में जब एक्टिविटी होना शुरू हुई, जब चलना फिरना शुरू किया, तो बच्चा खेलता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो वैसा नहीं था। तो फिर पेरेंट्स ने दिखाया डॉक्टर्स को, तो फिर उनको, मेरे वो खुद भी जो है ना प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, तो उनको बहुत जल्दी अच्छा, माशाल्लाह, रियलाइज हो गया था कि ये मेरे बच्चे में चैलेंजेस हैं। लेकिन डिस्पाइट एवरीथिंग मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और यहाँ पे मैं अभी तक जो हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार है। मुझे एक अपना वाकया बड़ा याद आता है कि हम बारिश हुई थी और टीचर था, तो मेरी एज होगी उस टाइम 12-13 साल। तो मेरे अब्बू ने मुझे कंधों पे उठाया और वो एरिया क्रॉस करके और फिर मुझे रावलपिंडी। एक सेकेंड फुरकान, एक सेकेंड, मेरे ख्याल में ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। असल में फोन साइलेंट भी नहीं है तो ओके जी, हम इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज अभी जो भी क्वेश्चन कॉल करें ना, तो इस टाइम पे प्लीज कॉल मत करें हमें, ठीक है ना। तो अभी ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, आपको किसी भी किस्म के सवाल हैं या कुछ भी है तो आप जो है सिंपली आप मैसेज कर सकते हैं। सो प्लीज इस टाइम पे कॉल मत करें, ठीक है जी। सॉरी फुरकान, असल में हम इसको एयरप्लेन मोड पे नहीं डाल सकते क्योंकि लोगों के काफी ज्यादा वो मैसेजेस वगैरह भी आ रहे होते हैं साथ साथ। नहीं कोई बात नहीं। तो मैं ये बात कर रहा था कि मैंने प्राइमरी तक की जो एजुकेशन है वो मैंने गुजरात सिटी में हमारा स्कूल था, वहां से हासिल की। उसमें मेरे पेरेंट्स और सबका बड़ा सपोर्ट रही। फिर हमें वहीं पे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप ना मैट्रिक के लिए, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था, सिर्फ प्राइमरी तक था, तो मेरे पास दो ऑप्शन थी, क्या मैं लाहौर चला जाता, मैं रावलपिंडी चला जाता। फिर मैं रावलपिंडी चला गया कंदील इंस्टीट्यूट में। अच्छा, आप भी कंदील के स्टूडेंट हैं? जी, मैं कंदील हूं। दैट्स वेरी नाइस। तो कंदील अलमनाई हूं मैं तो। कंदील से मैंने फिर मैट्रिकुलेशन की 2005 में। उस बीच फिर वहाँ पे मुझे आने का एक फायदा ये हुआ कि वहाँ पे कंप्यूटर और सारी म्यूजिक और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी सिखाई जाती थी, तो उससे बड़ा मैंने फायदा हुआ। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया डिग्री कॉलेज लाहौर से, अच्छा, स्पेशल एजुकेशन के लिए बना हुआ। उसके बाद मैं वापस इधर आ गया इस्लामाबाद में, पिंडी में, और मैं गॉर्डन कॉलेज से मैट्रिक, और फिर मैंने नवल यूनिवर्सिटी से अपने मास्टर्स वगैरह। अच्छा, माशाल्लाह, दैट्स वेरी नाइस। आप यहाँ पे मतलब टेक्नोलॉजी में आने का ख्याल आपको कैसे आया था? और जो आपकी पहली जॉब भी थी, आई थिंक आप सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, ऐसा ही था? मेरी जो पहली जॉब थी वो सॉफ्टवेयर डेवलपर थी, और मैंने पाकिस्तान टेलीविजन में 7 साल सर्व किया है। और आप फर्स्ट मतलब विजनरी इम्पेयर्ड थे जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे आप रहे हैं, ऐसा ही है ना? अब तो बहुत लोग आ गए हैं, और उस वक्त 2010 में मैंने शुरू किया था, और मुझे ये प्राउड है कि मुझे उन्होंने प्रॉपर पूरा टेस्ट लिया था, वहाँ के जो HR जो डायरेक्टर थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे देखा, मेरी स्किल्स को देख के, तो फिर उन्होंने मुझे कंप्यूटर के डिपार्टमेंट में भेजा, सॉफ्टवेयर। अच्छा, वेल मैं फुरकान ये बात पूछना चाहूंगी कि उस टाइम 2011 में भी मुझे याद है मैंने पहली जॉब भी करना उसमें स्टार्ट की थी। उस वक्त भी टेक्नोलॉजी में बहुत चैलेंजेस थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, और मुझे याद है उस वक्त तक भी वो बटनों वाले मोबाइल चल रहे थे। तो उस टाइम पे 2010 में आपने उस वक्त टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाया, जब मतलब लोग सोचते भी नहीं थे कि अच्छा हम इतना कुछ कर सकते हैं। तो किस तरह से आपके दिमाग में आई? क्योंकि मैं देख रही हूँ स्कूलिंग आपकी आम ही है, कंदील में है, अल मखतूम में है, ऐसा कुछ वन, तो फिर ऐसी चीज थी या क्या आपके अंदर ऐसा कि आपने ये जज्बा आया और आपने एक पूरा एक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपना एक नाम कायम कर लिया कि टेक्नोलॉजी में आपने बहुत कुछ किया? तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? रवेल, सबसे पहले तो जो चैलेंज होता है ना हमारे अंदर होता है, वो हमारा फियर होता है। हमें उससे लड़ना होता है। अगर आप अपने फियर से लड़ना सीख जाते हैं तो आप आधा काम आपका हो जाता है। दूसरा फिर आपका पैशन होता है। और तीसरे नंबर पे कुछ चीजें होती हैं जो खुदादाद होती हैं, उनको आपने खुद अपने अंदर से डिस्कवर करना होता है, और उसको पॉलिश आपने खुद करना होता है। तो मैं तौर पे मैं अगर अपना बात करूं तो अल्लाह ताला ने मुझे ये सलाहियत दी थी, मैं क्रिएटिव बहुत था। अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि ये जो झूले होते हैं जो ऊपर नीचे जाते हैं,
तो हम बहुत छोटे थे, तो हम हमारे इलाके में ना मेला लगता था, तो हम मेले पे गए, वहां मैंने झूला देखा। अब मैं घर आया तो मैंने कुछ ऐसे जो जो माचिस होती है, मैच स्टिक बॉक्स होता है, उसको लिया और उसके साथ तीले वगैरह जोड़ के, काने जोड़ के, तो मैंने वो झूला बनाना शुरू कर दिया। तो ये एक सलाहियत थी जो मुझे कुदरत ने दी थी खुद से। तो जब मैं कंदील इंस्टीट्यूट में था तो वहां पे डॉक्टर AQ खान के उन्होंने स्पॉन्सर की थी कंप्यूटर लैब, ठीक है 2001 में। ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने कंप्यूटर लैब, तो फिर उन्होंने मुझे, मेरा इंटरेस्ट था थोड़ा, मुझे पता चला, तो मैंने अपने टीचर से कहा मुझे कंप्यूटर सीखना है। तो फिर हमारे टीचर है नवाज, उन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया। वो वहाँ पे उस टाइम एज अ वॉलंटियर काम करते थे। तो उधर से फिर मेरी अभी ग्रोथ शुरू हुई, कंप्यूटर के हवाले से मेरा इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ। और मैंने बहुत जल्दी मैं आपको एक जो फेयर है जो अंदर का, उसकी एक एग्जांपल दूं। तो 2003 के अंदर एक सॉफ्टवेयर, मैं यहाँ से CD लेके गया, मैंने अब्बू से कहा मुझे कंप्यूटर लेके दें। अब्बू ने PM में कंप्यूटर ले दिया, तो मैं CD ले गया यहाँ से सॉफ्टवेयर की वहाँ पे। ठीक है। उसमें एक PC सिक्योरिटी नाम का सॉफ्टवेयर था, उसको मैंने इंस्टॉल किया, तो फिर उस पे वो लग गया पासवर्ड। जैसे ही अनलॉक कंप्यूटर ऑन हो तो लॉगिन पे पासवर्ड लग गया। अब हमारे अब्बू जरा सख्त मिजाज के थे और हमें डर भी था कि अब ये क्या होगा, कंप्यूटर तो खराब हो गया है। तो हमारे मोहल्ले से वो लड़का आया, उसने हमें विंडो कर दी, विंडो रीइंस्टॉल कर दी। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ इसके साथ? तो उसने मुझे कहा यार ये विंडो रीइंस्टॉल कर दी है, अब तुम्हारा कंप्यूटर ठीक हो गया। फिर मेरे कजन है, उसके मियाँ थे, वो IT प्रोफेशनल थे, उनको मैंने कहा ये विंडो कैसे इंस्टॉल होती है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हमने पार्टीशन करनी होती है, और लॉजिकल, और ये दो चार चीजें उन्होंने मुझे बताई। तो फिर मैंने छोटे भाई को साथ बिठा के मैंने कहा मुझे इतना पता लग गया कि मैंने F डिस्क में जाना है विंडो को रीस्टार्ट करके। ठीक है। और F डिस्क से मैंने पार्टीशन करनी है, और फिर मैंने वहीं से कमांड लिखनी है जो setup.exe, तो वो, और मैंने विंडो इंस्टॉल कर ली खुद से। अच्छा, गुड। यानी कि ये आपने 2001 उस टाइम में 2002 14-15 साल एज थी। अच्छा, गुड, चलें, दैट्स तो वेरी नाइस। वहां से फिर मेरा ना फिर अपना निकल गया कि कंप्यूटर में ज्यादा से ज्यादा आप विंडो करेंगे, खराब होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होना है इसमें। ओके। छेड़ना शुरू करें। फिर मैंने वहीं से सीखना शुरू किया कि अगर कोई सवाल आपके ज़हन में है, कुछ ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये ना सोचे कि नहीं हो सकता, आप उसे करने लग जाए। अगर कुछ खराब होता है तो आपको स्टेप याद रखने हैं कि ये खराब हुआ है, इसको मैं इस तरह रिवर्स करूं तो क्या पता है ठीक हो जाए, या फिर वे फाउंड कर लो खुद। यानी कि डू और डाई वाली सिचुएशन। Yes, मतलब yes. ये नहीं करना कि टू बी और नॉट टू बी, नहीं, या करो या ना करो, बस। मैं अपनी जिंदगी में ना एक बड़ा अच्छा रूल है, 5 मिनट रूल उसे कहते हैं, कि कोई काम जो आपको नहीं आता आप उसको जस्ट 5 मिनट ट्राई करें। हाँ, ये सही अगर है। आप 5 मिनट में वो कर लिया तो आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यहीं से काम शुरू हुआ, फिर इंटरेस्ट मेरा डेवलप होता गया। फिर उसमें जो रेवोल्यूशन आया वो 2008 में आया। ठीक है। 2008 तक मैंने MS वर्ड वगैरह, एक्सेल ये सीखा हुआ था, या थोड़ा बहुत ईमेल करना। फिर जब इधर IT हेल्पलाइन स्टार्ट हुई PFAB की, अच्छा, तो ये गेम चेंजिंग थी मेरे लिए। मैं ये नहीं है कि मैं PFAB में बैठा हूँ तो आप लोगों को क्रेडिट दे रहा हूँ, ये हकीकत में यही है। मैंने अगर मैट्रिकुलेशन में कर पाया, FABA कर पाया, तो उसके पीछे PFAB ऑडियो वर्ल्ड का बहुत बड़ा किरदार है। मैं अगर कंप्यूटर में कुछ कर पाया हूँ तो उसमें डॉक्टर AQ खान और बेस उनकी है, और उसको ट्रांसफॉर्म किया है PFAB की IT हेल्पलाइन जो लैब थी उन्होंने। और अली भाई, ये जो ताहिर अली साहब हैं, इनका इसमें बहुत किरदार। अच्छा, यानी कि आपके टीचर, ये भी आपके टीचर रहे हैं? ये मेरे ये टीचर्स रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो फिर मतलब देखिए, वहां से आपने कहा कि फिर आपने सॉफ्टवेयर की लाइफ में आप आगे निकलते चले गए। इसलिए इतना डिटेल पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ब्लाइंड बच्चे जो है ना अभी भी हेजिटेट करते हैं चीजों को सीखने में, स्पेशली टेक्नोलॉजी में। हमारी जो यंग जनरेशन है ना, उनके हमें नॉर्मली हर क्वेश्चन कॉर्नर में यही सवाल आता है कि किसी ऐसे इंसान का नाम बता दें जिसने सॉफ्टवेयर में कोई काम किया हो, या जिसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या जिसने टेक्नोलॉजी में कुछ किया हो, क्योंकि हमें ये डर है कि मोबाइल खराब ना हो जाए या कंप्यूटर खराब ना हो जाए। तो इस तरह के सवाल आते हैं, और ये ज्यादातर देखते हैं आजकल यंग जनरेशन कुछ और ही एक्टिविटीज ढूंढ के देखती रहती है। तो मैं चाहूंगी इनको जरूर इस चीज की टिप दें कि अगर ये कुछ भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सीखना चाह रहे हैं, या मतलब टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो कौन सी ऐसी ऐप है या कौन सी वेबसाइट है, ये किस ऐसी जगह पे जाएं जहां पे ये इजीली अपने मसलों का हल निकाल सकें?
रवेल, पहले तो ये है कि मेरा कोई भी कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है। मैंने आर्ट्स के अंदर बल्कि मेरा जो मास्टर्स था वो मैथ्स कम्युनिकेशन में है, ठीक है। लेकिन मेरा इंटरेस्ट भी कंप्यूटर में था और मैंने स्क्रीन रीडर को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया था। तो सबसे पहले कोई मोबाइल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, आपको अगर स्क्रीन रीडर सही से इस्तेमाल करना आ गया है तो आपका 80% काम हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी फिर आप और साइटेड में कोई फर्क नहीं बचा वहां पे, क्योंकि जब आपको कंप्यूटर इस्तेमाल करने का तरीका पता लग गया, स्क्रीन रीडर को कैसे अच्छे से यूज करना है, उसके सारे जो फीचर हैं, फिर दूसरी बात आपकी आ जाती है कि आपने सीखना कहाँ से है। तो यहाँ पे अभी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट बन गए हैं, अभी PFAB ने भी बहुत सारे ट्रेनिंग कोर्सेज आप भी करा रही हैं। लेकिन उसमें उस वक्त तो जो है ना W3 स्कूल्स की एक वेबसाइट हुआ करती थी जो कि वेब डेवलपमेंट सिखाती थी। ठीक है। ये मैं आपको 2004-5 के बाद। अच्छा। उस वक्त मैंने वहां पे पढ़ना शुरू किया ब्लॉग्स को। W3 स्कूल्स, हाँ जी, ये वेबसाइट है जी। ओके। तो वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, चैट GPT बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो अब तो इन्फॉर्मेशन का सैलाब है। अब आप कलेक्ट करने वाले बने, आप आपके हाथ भर जाएंगे, आप वो चीज खत्म नहीं होगी। तो उस वक्त मैंने फिर जो ब्लॉग्स हैं उनको पढ़ना शुरू करें, आप जावास के साथ दोस्ती करें, NVIDIA से दोस्ती करें, वो उनसे आप चीजें पढ़ना शुरू करें, क्वेश्चन लिखें, जो भी आपके जेहन में आते हैं गूगल में टाइप करें, वो आपको हर चीज का आंसर देगा। तो जब आपको स्क्रीन रीडर यूज करना आ गया तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको सर्च कैसे करनी है, और सर्च करने में फिर आप अपने क्वेश्चन डालेंगे तो हर चीज का आंसर आपको वहां मिलेगा। जब आपको स्क्रीन रीडर यूज करना आ गया तो फिर वो साइटेड ने अपने तरीके से लिखा होगा कि आप फाइल मेन्यू पे जाएं, एडिट में क्लिक करें, आपको बताया कि एडिट मेन्यू कैसे आनी है, Alt-E से आनी है, जैसे कि ऑटो से ऑप्शंस आने हैं। तो स्क्रीन रीडर बहुत जरूरी है, उसके ऊपर कमांड हासिल करें, आप अपनी टाइपिंग की तरफ ध्यान दें, आप हाथ चलाएं कीबोर्ड के ऊपर, जितना तेज आपको सोचना ना पड़े कि मैंने कौन सा बटन कहाँ दबाना है। तो ये सबसे जरूरी है। तो इसी चीज से मैंने फिर पढ़ के मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी। वेब डेवलपमेंट के साथ HTML और CSS, फिर PHP, और फिर अभी तो वर्डप्रेस और Drupal है, उनके ऊपर बहुत सारी चीजें आ गई हैं। तो मैं जो एडवांस चीजें हैं उसमें मैंने किसी से भी नहीं सीखा, मैंने जस्ट स्क्रीन रीडर यूज करना सीखा है। और बाकी मेरे अपने अंदर का टैलेंट था, और मैंने एक होती है ना आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो जस्टिस होता है कि ये काम कैसे होगा। तो अब मैं 14-15 साल का था उस टाइम, अब मैंने बताया 2002-3 की बात है। उस टाइम मुझे ये पता चल गया था कि F डिस्क में जाए तो वहां से पार्टीशन होती है, फिर विंडो इंस्टॉल होती है। हालांकि बहुत उस टाइम ऐसी बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। तो सवाल करें चीजों से, जो भी चीजें उनको अच्छे से सीखना शुरू करें। तो मेरे तो लाइफ का सक्सेस यही है। अभी भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, चैट GPT से आप रहनुमाई लें, ट्रस्ट नहीं करना चैट GPT के ऊपर, क्योंकि फैक्ट्स वो गलत देता है। लेकिन आपने उसको डबल चेक खुद करना है, अपनी अकल और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पे आपको फुरकान ने एक बात बताई कि आप बहुत सारे लोग चैट GPT पे बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उस पे भी एक रिलाई नहीं करना, क्योंकि कुछ भी वो भी एक मशीनरी है, वो भी कुछ गलत कर सकती है, आपको अपने उस पे करना। अच्छा फुरकान, यहाँ पे मुझे बहुत सारी बच्चियों के क्वेश्चन आते हैं और हर दफा ही आते हैं कि ये है कि आप बताएंगे कि आप टेक्नोलॉजी में आपका काफी ज्यादा आपकी कमाल है, ठीक है, तो आप ये बताएं कि हमारी बहुत सारी ऐसी बच्चियां या बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन जॉब करना चाहें कि क्या वाकई कोई अपॉर्चुनिटी है। देखिए लोग आते हैं, बात करते जरूर हैं, ऑथेंटिक क्या करना है ऐसा कोई नहीं बताता, इसलिए ही हमने आपको इंटरनेशनल डिसेबल डे पे आपको बुलाया है, ताकि ये हमारे जितने भी VIs हैं उनके लिए एक जबरदस्त गिफ्ट हो सके कि आपसे उनको बिल्कुल ही चू चीजें जो है ना उनको पता चल सके। तो क्या कोई ऐसा सीन है ऑनलाइन जॉब्स का या कोई है? अच्छा रवेल, इसमें ना मैं आपको, जो साइटेड लोग हैं उनके लिए तो बहुत पहले से चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन हम उस वक्त इंफॉर्मेशन कम थी, वो इक्वली हमारे लिए अवेलेबल थी, हम उनको यूज नहीं कहा। सिर्फ एक चीज जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट गेटवेज का है। पाकिस्तान में अब काफी सॉल्व हो गया है। वाइज एक है पेमेंट मेथड, आप उसके थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं पाकिस्तान में। जैज कैश कनेक्ट हो जाता है पेयोनियर के साथ, तो आप पेयोनियर का अकाउंट बनाए, मर्चेंट अकाउंट वहां बन जाता है। आप कोई भी इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होती, आप अपवर्क के ऊपर, freelancer.com के ऊपर आप अपना अकाउंट बनाएं, जो भी आपके स्किल्स हैं उसके ऊपर भी मैं भी आता हूँ, आप अपना अकाउंट बनाएं। ये 2-3 इतनी हर्डल्स थी जिनमें हम नहीं, पाकिस्तानी ब्लाइंड लोग नहीं बल्कि साइटेड लोग भी स्ट्रगल करते थे।
और अब वो काफी बेहतर हो गई, अब सादा पे आ गया, नया पे, और बहुत सारी चीजें अब आ गई बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैज कैश से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जो बड़ा प्लेटफॉर्म है। पहले कुछ करेंगे तो पेमेंट आएगी ना, यस यस, तो ये चीज बताएं ये दो पहले। चैलेंजेस थे। अच्छा ठीक है। अब आगे चले तो अब आपने अपने अंदर से, अब मिसाल है, अगर किसी ने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा हुआ है, ठीक है वो आर्टिकल राइटिंग कर सकता है, ठीक है उसमें उसमें कमाल हासिल करना चाहिए। ठीक है। आप इतना काम है आर्टिकल राइटिंग, आप तो चैट जीपीटी आ गया बहुत, लेकिन अभी भी काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की है कि चैट जीपीटी आपको फैक्ट्स गलत देता है, आपने खुद उनको वेरीफाई करना होता है। तो आपने आर्टिकल राइटिंग लिखनी है। फिर दूसरा काम है ऑडियो प्रोडक्शन। ऑडियो प्रोडक्शन तो हमारा अपना फील्ड है। ग्राफिक डिजाइनिंग तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ऑडियो डिजाइनिंग तो हम हर किसी भी कर सकते हैं। लेकिन किस वेबसाइट पे जाएं? उसके लिए मुझे लगता है यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल अब अवेलेबल है। नहीं वो तो ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रही, वो कह रहे हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि ऑनलाइन जॉब कहाँ करें, किधर अप्लाई करें? freelancer.com पे चले जाएं, सबसे आसान है। ओके। freelancer.com है, उस पे चले जाएं। और fiverr.com है, स्पेलिंग कर देंगे बच्चों को? FIVERR, fiverr.com, ओके। या freelancer FREELANCER.com, freelancer.com। यहाँ पे पहले अपना अकाउंट बनाएं। हाँ जी, यहाँ पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपनी प्रोफाइल दे, फोटो दे के हम्म, जो कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में आपने ठीक ठीक लिखना है। वो चैट जीपीटी आपको हेल्प कर देगा। आप उसको लिखें कि राइट बायो फॉर अपवर्क या फॉर freelancer.com रिगार्डिंग ऑडियो प्रोडक्शन सर्विसेज, और उसके अंदर ऑडियो प्रोडक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड्स आ जाती हैं, जैसे ठीक है। ऑडियो रेस्टोरेशन आ जाता है कि किसी ऑडियो में नॉइज है, आपने उसको क्लीन करना है। ओके, नॉइज डिटेक्शन लगा दे पीछे से। जी, वो करना है। फिर आप पॉडकास्ट एडिटिंग का काम हम कर सकते हैं, ठीक है। जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको बिल्कुल। एडिटर्स चाहिए होते हैं जो कि उनमें से जो बम्प्स हैं वो निकाल के उसको क्लीन करके, फिर ऑडियो प्रोसेसिंग का है कि आप ऑडियो की क्वालिटी बेहतर करें। जी 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 वो काम कर सकते हैं। हाँ, इफेक्ट्स लगा दें उसमें, मतलब उसमें तो गोल्ड वेव पे और साउंड फोर्ज पे तो इनकी अच्छी खासी कमान है इन सारों की। गोल्ड वेव साउंड फोर्ज है। और अभी फिर एक और चीज ट्रांसफॉर्म हो गई है कि अब हम नाद प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि मल्टी ट्रैकिंग है, जिसके अंदर जो म्यूजिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। मैंने खुद अपने सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं। तो चले ये तो हम आपसे जरूर सुनेंगे, लेकिन पहले ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले तो भाई आज आप लोगों को मसले का सही हल आपको मिल गया है कि आप लोग ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं। आप गांव में रहते हो, आप किसी भी जगह पे रहते हो, इंडिया के बॉर्डर पे रहते हो, व्हाट एवर, आपका जस्ट कंप्यूटर पे कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है या नहीं है, डजंट मैटर। आपने freelancer.com पे लिखना, वेबसाइट पे जाना है, और दूसरी fiverr.com। यहाँ पे आपने, ये दो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है। बाकी अपवर्क भी है, लेकिन अपवर्क की तरफ मैं जरूर आऊंगी। अपवर्क से रिलेटेड आजकल हमें बहुत ज्यादा मतलब मेल्स रिसीव हो रही हैं, अपवर्क पे बहुत ज्यादा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, और अपवर्क वालों ने एक नया चीज भी शुरू की है जो मैं पूछना चाहूंगी इसमें क्या हकीकत है। अपवर्क वालों ने नॉर्मली जो है हमें मतलब चूज किया हमारे ये सब्सक्राइबर और वो देख के ना कि ऑलमोस्ट 9000 सब्सक्राइबर हैं, तो ये अपवर्क वालों ने आज एक चलाया हुआ है, क्योंकि आए दिन मेल्स आई होती हैं कि आप इस लिंक पे क्लिक करें आपको 5000 मिल जाएंगे, आप ये करें। तो इसमें कितनी रियलिटी है? ये एफिलिएट मार्केटिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है। और एफिलिएट मार्केटिंग का क्या होता है कि मैंने किसी कंपनी के साथ ज्वाइन किया है। अपवर्क के साथ आपने भी किया है? मैंने अपवर्क के साथ, मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि अच्छा। वो आवरली बेस्ड है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि वो एक सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, जो कि आप काम कर रहे होते हैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा होता है। ओके, हाँ, आपने करके स्क्रीनशॉट उनको भेजना होता है। वो स्क्रीनशॉट खुद ही ले रहा होता है। जब आपका स्टार्ट करते हैं वर्क, जैसे फर्स्ट करें कि मैंने एक मतलब वीडियो है, उसके ऊपर लिंक आ रहा है, क्रिकेट को क्लिक करें, जैसे मैं वहां पे सब्सक्राइब करूंगी तो वो खुद ही स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हाँ जी, वो स्क्रीनशॉट लेना शुरू कर देगा। आप मिसाल 5 घंटे का आपने पेमेंट लेनी है, तो 5 घंटे वो मेक श्योर करेगा कि आप 5 घंटे उन्हीं का काम करें जिनके लिए लगे हुए हैं, विच इज गुड, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सी, एक तो हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है काम में, थोड़ी सी कंपैरेटिवली, क्योंकि जिन्होंने माउस से करना है हमने कीबोर्ड से करना है। अगर फुरकान की स्लो है तो फिर बाकी कहाँ रह जाएंगे? अच्छा, तो वो उसमें हम उसको कोप अप नहीं कर सकते इसके साथ। ठीक है। तो फिर जो अपवर्क है ये तो इतना नहीं लगा सक्सेसफुल, लेकिन जो freelancer.com है, या फिर जो फाइवर है,
तो इसको फीवर भी कहते हैं इधर पाकिस्तान में काफी लोग। अच्छा, फीवर कहते हैं। फीवर या फाइवर। अच्छा, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये टाइम बेस्ड जॉब नहीं होती, इन्होंने आपने टाइम देना था, आप पूरी हम 48 घंटे में ये जॉब डिलीवर कर देंगे। ओके, तो चाहे आप 5 मिनट में कर लें, चाहे 5 घंटे में कर लें, ठीक है। वो आपके अपने, आपने जब अपना काम सबमिट कर देना है, उसके स्क्रीनशॉट्स आपने लेने हैं, वो सबमिट कर देने हैं, तो आपका काम सबमिट है। फिर अगर क्लाइंट आपको रिव्यू डालते हैं, रिव्यू करके जो भी चीजें चेंजेस करनी है वो डालें, और वो फिर आप अपना काम सबमिट कर दें। अपने काम के अंदर महारत पैदा करें। सबसे बड़ी बात ये है कि आपने ये नहीं करना कि आज मैंने गोल्ड वेव सीखा है तो कल मैं काम पे लग जाऊं। जरूर सीखें, जरूर काम पे लग जाएं, लेकिन वो काम पे जो भी आपने सर्विस देनी है, आपकी सर्विस क्वालिटी हमेशा तो आपने उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर्विस क्वालिटी सबसे बेस्ट रखनी है, ताकि आप कंपीट, क्योंकि आप कंपीट कर रहे हैं वर्ल्ड के साथ, उसमें हर किस्म का एक्सपर्ट है। तो उनके साथ जब आपने कंपीट करना, तो डेफिनेटली फिर आपको काम की क्वालिटी वो देनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आगे बैठा हुआ उसको नहीं पता कि आप विजुअली हमने बताना भी नहीं है, वरना वो बहुत सारे हैजर्ड आ जाते हैं उसमें। यानी कि आप अपने डिसेबिलिटी चैलेंज बताएं ही ना। क्यों बताएं? क्योंकि वो उसका कोई मैटर ही नहीं करता। बिल्कुल। और जब आप टेक्नोलॉजी पे आ गए तो फिर डिसेबिलिटी तो कुछ कहीं मैटर रखती नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आपको इक्वल कर दिया है। हाँ, ये बात सही है। एक और चीज जो कॉमन बिहेवियर है, जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा है और कंट्रीज में भी, पाकिस्तान में हम क्लेम करते हैं, मुझे लगता है कि हमें अपनी डिसेबिलिटी को क्लेम करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने भी वाली थी अभी। तो मैं ये कहूंगी, क्योंकि आज देखिए इंटरनेशनल डिसेबल डे भी है, ठीक है। मैं तो मतलब मैंने तो जैसे शुरू में भी कहा कि डिसेबिलिटी तो बेसिकली हमारे दिमाग में होती है ना, कि मतलब हमारे जिस्म में तो नहीं होती। तो आप ये बताएं कि लोग जो जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान में डिसेबिलिटी के ये चैलेंज है, बाहर ये चैलेंज है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ चैलेंज होते हैं या हमारे अपने दिमाग के बनाए हुए होते हैं? देखें, एक्सेसिबिलिटी के चैलेंजेस तो हैं पाकिस्तान में ज्यादा है। जैसे हमने रोड्स पे जाना है तो रोड्स इतने एक्सेसिबल नहीं है, या उसमें इतनी मेंटेनेंस नहीं है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो इतना एक्सेसिबल नहीं है। इवन मुझे देखिए कॉमन बिहेवियर है कि अगर किसी ने कोई दुकान बनानी है तो वो कोशिश करता है कि 4 फुट ऊपर ही बनाओ, क्योंकि कल को रोड ऊपर हो जाएगा, मेरी दुकान नीचे हो जाएगी, और मतलब बारिश आए तो पानी अंदर ना आ जाए, तो वो स्टेप्स तो बने ही बनेंगे। तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सपोर्ट है, ठीक है। फिर दूसरी लेवल पे गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट है, वो उन्होंने आपको ट्रांसपोर्ट के अंदर इंसेंटिव्स दिए हुए हैं। फिर अगर आप भाई इधर हमारी मेट्रो भी देती है, हमारी ट्रेन भी देती है, वैसी भी बात नहीं है फरमान। यहाँ पे बहुत सारी चीजें पीआईए वाले भी 50% डिस्काउंट देते हैं। नहीं, वहाँ पे डिस्काउंट कुछ नहीं है, यहाँ तो अच्छा, यहाँ तो है, यहाँ तो नहीं है। अच्छा, हाँ। लेट्स से अगर उन्होंने +1 कार्ड एक दिया होगा हमारे, ठीक है। +1 कार्ड का मतलब ये है, उसको कंपेनियन कार्ड भी कहते हैं। हाँ। तो आप एक अपने साथ फ्री बंदा ले जा सकते हैं, आपने अपने टिकट के पैसे देने हैं, ठीक है। आपका जो गाइड होगा उसको वो फ्री अलाउ कर देंगे जाना। मतलब लाइक वैसे जैसे मुझे याद है कि लास्ट टाइम में सरीनी एयरलाइन मैंने ली थी, तो उसमें हम एक टिकट में 2 लोग गए थे जी। मतलब यहाँ पे भी ऐसा, तो यहाँ पे भी है। अब बहुत सी चीजें आने लग गई हैं, लेकिन हम उसको ना 50% हम उसको वो डिस्काउंट है, ठीक है। वो कुछ गवर्नमेंट चीजों में, लेट्स से अगर मैंने वीजा फीस पे करनी है कोई, तो उसमें हो सकता है, जैसे मैंने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया, तो सिटीजनशिप में जो कंसेशन कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको मेडिसिन पे कंसेशन मिलती है, लेट्स से या वीजा पे आम बंदे की फीस थी $470, तो मुझसे उन्होंने जस्ट $40 ली थी। तो यहाँ पे उस किस्म के इंसेंटिव्स वो देते हैं। ट्रांसपोर्ट मेट्रो पूरी फ्री है पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, कहीं भी जाना है। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताती चलो भाई, आप ये देखें कि फुरकान की बातें सुन के आप लोगों को लग रहा होगा कि पाकिस्तान में भी चेंज आ गया है। आप लोगों के सामने आप लोगों को पता है कि मेट्रो बिल्कुल फ्री है, आप लोगों को मेट्रो के कोई चार्जेस नहीं है। इसलिए के अलावा आप लोगों को ये भी पता है कि आप लोगों का सहूलत कार्ड बन चुका है। इसके अलावा आप लोगों को ये पता है, आप लोगों का सफर कार्ड बना हुआ है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। इसके अलावा आपको ट्रेन फ्री है, आपको पार्क्स में तमाम झूले फ्री है, बाय एयर भी आपको पता है कि एक टिकट पे 2 लोग जा सकते हैं। तो यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि जी जो काम बाकी मुल्क में हुआ है वो आपके मुल्क में नहीं हुआ। तो अब तक मुझे फुरकान की बातें सुन के ये अंदाजा हो रहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन हाँ, सिर्फ फर्क इतना है कि हम उसको अवेल करने के लिए क्या हमारे पास इतना दिमाग है, क्या इतना शऊर है कि हम उन चीजों को यूज कर रहे हैं। ये चीज देखने वाली है। अच्छा फुरकान, मुझे ये बताएं कि एक सवाल, चले मैं मजीद भी पूछूंगी और क्या क्या चीजें, ताकि हमें मजीद हमारे बच्चों को भी आइडिया हो सके कि वहाँ क्या फैसिलिटी है और हमें वो हम वहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। ये बताएं कि और क्या क्या आपको चैलेंजेस, वहाँ किस किस्म के चैलेंजेस हैं?
देखें, एक चैलेंज जो कॉमन है वो हर जगह पे है। पाकिस्तान में हम उसको और तरह से लेते हैं ठीक है। और बाहर में लोग और तरह से लेते हैं इसको। हाँ हाँ। वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। ओके, यानी कि वहां पे भी ये मसला है। वहां पे देखें, मैं एक छोटी सी एग्जांपल से मैं देता हूँ, ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव बात हो जाएगी कि वहां पे डिसेबिलिटी सपोर्ट पेंशन हमें मिलती है। डिसेबिलिटी सपोर्ट पेंशन एक जो फिजिकल इम्पेयर्ड है उसको भी मिलती है, जो डेफ एंड हेयरिंग है उसको भी मिलती है, लेकिन जो विजुअली इम्पेयर्ड को जो मिलती है डिसेबिलिटी और बाकी को जो मिलती है, उसमें फर्क ये है कि बाकी बंदा अगर उसको जॉब मिल जाती है तो वो उसकी पेंशन स्टॉप हो जाती है। ओके। ब्लाइंड बंदे को अगर जॉब मिले, चाहे वो $1,00,000 कमा ले, 2 लाख कमा ले, ऊपर से वो उसकी पेंशन स्टॉप नहीं होती। ओके, यानी कि ये एक बिजली इम्पेयर्ड को वहां ये फायदा है। लेकिन ये हमें क्या बताता है कि जॉब्स बहुत कम है। ओके, यानी कि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम है। इस वजह से उन्होंने एक वजीफा टाइप लगा दिया है कि मतलब आपका, अच्छा वो वाकई को इतना होता है कि आपके एक्सपेंस पूरे हो सके? बिल्कुल बिल्कुल इतना होता है कि अब जैसे कुछ सिंगल है वहां पे, तो उसको महीने का मिल जाता है अराउंड $2,000। और यहाँ के मतलब वो तो वहां के हिसाब से देखे 4 लाख आप समझ। अच्छा, लेकिन ये है कि वो वहां के हिसाब से वो तो उतनी, और अगर घर में अगर 2 लोग या 3 लोग बिजली पेड है, सबको अलग अलग मिलता है फिर? अगर वो सिंगल हैं तो फिर उनको सिंगल रेट मिलेगा। अगर वो पार्टनर्स हैं तो फिर उनको उनका उनका रेट डिफरेंट है। लेट्स से जो पार्टनर है उसको मिलता है $1,500 महीने का। ठीक है। जो सिंगल है उसको मिलता है $2,200 के $2,300 महीने का। यानी कि मैं यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी कि मतलब जैसे कि आप मैरिड हैं, शादीशुदा ठीक है, हाँ आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ को अगर दोनों ही बिजली पेड है, हाँ जी, तो उनको जो 1500 या 1600 मिलेगा। अच्छा, मतलब हाफ ऑफ करके, मतलब इस तरह से किया। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है, बड़ी शिद्दत से बहुत सारे सवाल आए हुए इससे रिलेटेड कि हमारे बहुत सारे बिजली पेड जो हैं वो बाहर के मुल्क में रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी भी जब भी उनसे राब्ता करो वो सही गाइड नहीं करते, ठीक है, और बिल्कुल सही नहीं बताते कि बाहर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और बाहर जाने की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या स्पॉन्सरशिप है, किन किन जरिए से जा सकते हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि आप डिसेबल डे के मौके पे बुला रहे हैं तो प्लीज इनसे कहें कि हमें ये वाला भी सही रास्ता जरूर बताएं कि हमें बाहर जाने के लिए कौन सी वेबसाइट से किन चीजों को यूटिलाइज करना चाहिए। देखिए राबेल, एक तो ये आप बात सही कह रही हैं, लेकिन उसके पीछे ना एक मिथ है। ठीक है। मिथ ये है कि कोई भी फॉरेन कंट्री जो है ना, वो इस चीज को इनकरेज नहीं करता कि वो वहां पर नए शहरी लेकर आए। ओके। उसकी वजह ये होती है कि एक तो उनके इकोनॉमी के ऊपर आती है सारी चीजें। चले हम अगर उनको जाके कमा के भी देते हैं तो ठीक है, लेकिन उनके हाउसिंग की भी कैपेसिटीज होती हैं। वो अगर आप वहां जाएंगे, आपको घर चाहिए, आपको वहां पे हर चीज चाहिए, राशन चाहिए, हर चीज चाहिए जो आपने खरीदना है, चाहे जो भी है। तो जितनी उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उस हिसाब से उन्होंने अपने वसाइल भी बढ़ाने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में सोचते हैं कि बाहर जाना चाहिए हमें, वो उसको और तरह से कंसिडर करते हैं। ओके। हम कहते हैं कि हम वहां जाके जॉब करेंगे या हम जाके वहां पक्के हो जाएंगे। तो पक्के होने का मतलब यह है कि उस मुल्क को वो फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी जो कि वो अपने शहरियों को देते हैं। ओके। अब वहां पे भी रास्ते उन्होंने बनाए हुए हैं, जैसे स्किल माइग्रेशन है। ठीक है। स्किल माइग्रेशन का क्या मतलब है कि आपके पास एक स्किल है, लेट्स से आप स्कॉलर हैं, ठीक है, आपने किसी फील्ड में रिसर्च की है जो कि यूनिक है, ठीक है, आप उनसे उनका वीजा डालें, जैसे ऑस्ट्रेलिया 491 वीजा है या दूसरा और 490 वीजा है, उसमें आपके वो पॉइंट्स काउंट करते हैं। ठीक है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, अगर आप दोनों क्वालिफाइड हैं तो आपने 75 पॉइंट्स पूरे करने होते हैं। उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज है उनकी। अगर आप पूरे कर देते हैं तो फिर आप कोई ना कोई स्टेट स्पॉन्सर कर देती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम कहेंगे कि मैंने उधर जाके वेटर की जॉब करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा कि जिनको वेटर्स चाहिए। ओके। और फिर आप वहां पे जॉब लेटर मिलेगा, जॉब लेटर लेके तो आप यहाँ पे चले जाएं। लेकिन अब क्योंकि वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्पेसिफिक मुझे ये चैलेंज बहुत फेस करना पड़ा था, मेरी वाइफ को भी और मुझे भी, कि वो उनका एक होता है हेल्थ वेवर। ठीक है, अगर आप वहां पे
बीमार हो गए हैं, हाँ बीमार वगैरह। अब उसमें क्या होता है कि लेट्स से हमारे यहाँ से कुछ लड़के गए हैं जो कि हाँ एडवेंचर स्पोर्ट के ऊपर कनाडा गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है अब कनाडा की पॉलिसी डिफरेंट है, कनाडा आपको डिपोर्ट नहीं करता, ठीक है। चाहे आप वहां पे केस हार जाते हैं, कुछ भी होता है ना, हाँ 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 कनाडा आपको डिपोर्ट नहीं करता। प्लस ओके कनाडा आपको जो बेनिफिट्स हैं वो देना शुरू कर देता है। कनाडा ठीक है। अब कुछ लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से कनाडा जाना बहुत आसान है। अब मैं कोई ऐसी एडवाइस नहीं देना चाह रहा जो कि हाँ फिर कल को चैलेंजिंग बन जाए सबके लिए हाँ 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 और बिल्कुल किसी का नुकसान हो जाए। लेकिन जी ऐसे ऐसे लोग करते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, वहां से कनाडा जाके वहां पे हम्म किसी बेस पे भी असाइलम क्लेम कर लेते हैं, चाहे वो स्पोर्ट। अब कनाडा का मुझे पता है कि स्पोर्ट्स बेस पे असाइलम दिए हैं लोगों को। और असाइलम का मतलब क्या होता है कि आपको फिर आप जो परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है और थोड़े अच्छे के बाद फिर सिटीजनशिप मिल तो जाती है। असाइलम का तो मतलब ये होता है कि आप ये कहेंगे जी आप अपने कंट्री में सेफ नहीं है तो नहीं, आपको वहां, तो फिर जब यहाँ आते हैं तो फिर यहाँ की कंट्री कुछ नहीं कहती। उसमें डिपेंड करता है, अगर आप सिटीजन होके आते हैं तो फिर तो आपका स्टेटस छूट जाता है ना। अच्छा अगर सिटीजन होके नहीं आते तो डेफिनेटली फिर फिर वो यहाँ वाले भी पिटाई करेंगे वो फिर नहीं, वो फिर ये कहते हैं ना कि आप अपने अपने मुल्क में सेफ नहीं है तो आप जा क्यों रहे हैं यहाँ से, तो फिर वहां से आपको पीआर नहीं मिलती। अगर आप यहाँ पे आते हैं, सिटीजन बन के आते हैं, 5-6 साल 8 साल आपने उधर मेहनत की है, रह रहे हैं, मुश्किलें काटी हैं, जैसे भी आपने वक्त गुजारा है, तो यहाँ पे आके फिर आप फिर हो जाते हैं डुअल सिटीजन। अच्छा आपके पास नाइको आप आ जाते हैं तो आप कहते हैं नो वीजा एंट्री रिक्वायर्ड, तो वो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, वीजा रिक्वायर्ड ही नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ के नेशनल भी हैं, वहाँ के नेशनल भी हैं। पासपोर्ट चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो तो आपको यहाँ के एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल भी वही मिलता है। अच्छा तो लेकिन यहाँ के ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं इससे बड़ा आपसे खुल के पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे बिजली पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दबाजी में या जज्बात में आके, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ पे जो चैलेंजेस आप बता रहे हैं जो वहां पे हैं वो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हैं, दोनों जगह इक्वल हैं, ठीक है। अगर यहाँ महंगाई है तो महंगाई तो वहां पे भी होगी, ऐसा तो नहीं है कि महंगाई वहां पे नहीं है। यहाँ पे हम टैक्सेस पे करते हैं, वहां पे भी आप लोग करते होंगे, वहां पे तो मस्ट करने, यहाँ पे तो फिर भी हम किसी तरह से गोलियां करवा देते हैं, हम टैक्स नहीं पे करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे अक्सर लोगों को, मेरे पास अभी भी 50% लोगों का ये आया है कि जी हम लो विजन है, ठीक है, हम वहां जाके पैकिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है, हम वहां जाके जो है हम होटल पे वेटर का काम कर सकते हैं, तो हमें क्या ये कर लेना चाहिए, क्या ये अच्छा है, वाकई हमें कुछ बचता है हम पाकिस्तान में भिजवा पाएंगे, और क्या एक सिंगल विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या इजीली वहां पे सर्वाइव कर पाएगा, या पाकिस्तान की आधी जो है वो वहां की पूरी से अच्छी। देखिए मैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा है, जो कि मैं आगे बात इस पे करने भी वाला था, क्योंकि आपने वो स्पॉन्सर लोग गाइड नहीं करते जी। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ना हमें और तरह से उसको समझाते हैं, वहां पे वो कहते हैं कि हर वो काम जो आप कर सकते हैं जिसमें सेफ्टी मैटर नहीं करती, आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती कहीं पे। लेट्स से अगर आप पैकिंग का कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर अब तो पैकिंग की मशीन्स बहुत ज्यादा आ गई हैं, बिल्कुल ऐसे काम मशीनों में शिफ्ट हो गया बहुत। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से बात समझाना आसान हो जाता है। Amazon एक बहुत बड़ा होम डिलीवरी सर्विस है, ठीक है, आप Amazon से ऑर्डर करें तो चीज घर आ जाती है, eBay है, Amazon जैसे यहाँ दराज है, उनका ऑस्ट्रेलिया के अंदर पूरा वेयर हाउसिंग बना है, वो 2000 स्क्वायर मीटर के ऊपर है, मल्टी स्टोरीड है, ठीक है, वहां पे रोबोट्स हैं। ओके, रोबोट क्या करते हैं कि मैंने यहाँ से शिपमेंट भेजी है ना अपने बिजनेस के लिए, उसको रोबोट ओपन करेगा, उसको मैंने जब यहाँ से भेजनी है तो वो Amazon की वेबसाइट के ऊपर पूरे लेबल सिस्टम है उनका, मैंने अपने कॉटन को प्रॉपर्ली बार कोड के साथ लेबल कर देना है, एक प्रोडक्ट को लेबल कर देना है, मैंने उनके वेयर हाउस में भेजनी है, उनका जो रोबोट है ऊपर से कॉटन के ऊपर से वे लेबल पड़ेगा और उसको खुद ही उठाएगा रोबोट और जाके उसको उसके डिपार्टमेंट में खुद ही रख देगा। और वहां पे लिफ्ट्स हैं, रोबोट्स खुद लिफ्ट के अंदर से सामान नीचे लेके आते हैं। अब उसमें पैकिंग वाला काम तो खत्म हो गया, बिल्कुल। फिर पैकिंग की मशीनें हैं, जैसे कुछ फ्रूट पैक करना है, ड्राई फ्रूट पैक करना है, तो वो तो पाकिस्तान में भी देखिए कितनी मशीनें आ गई हैं, बिल्कुल। लोग स्पाइसेस जो पैक करके बेचते हैं, मेडिसिन खुद पैक होती हैं, पैकिंग के काम का बहुत कम स्कोप रह गया। फिर दूसरा, अगर आप किसी वेयर हाउस में काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपके लिए हैजर्ड है, आपको कुछ चोट लग सकती है,
कुछ भी हो सकता है। तो उस वो तो जो काम विजुअली इम्पेयर्ड कर ही नहीं सकता, जिसमें उसकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज और ये जो होती है। बच्चा है इसको शुगर भी है और इसकी आई साइट भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब है ड्यू टू शुगर ना। मुझे लगता है ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है यहाँ पे शायद को काम, हाँ मुझे ऐसा पता है कि कुछ ऐसी फैक्ट्रीज हैं जैसे जो चॉकलेट या टॉफीज पैक करते हैं वो हाथ से पैक होने वाली टॉफीज होती हैं। जाहिर वो तो रिपोर्ट नहीं करेंगे ना। हाँ तो वो ऐसी चीज है, या फिर जो चीज डब्बियों में डाल के बंद करने वाली चीज है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि हाथ से पैकिंग का काम कर सकते हैं। वो यहाँ भी लोग करते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। तो क्या मतलब ये देखें, सबसे पहले तो मुझे मतलब अच्छा लगा सुन के, और देखें आपको भी काफी ज्यादा बहुत सारे, जैसे हमें लगता था कि अच्छा मूवीज में या आने वाले टाइम में रिबोट काम करेंगे, तो इट्स मीन इट्स 100% ट्रू कि बाहर के मुल्क में फैक्ट्रीज में रिबोट ही काम कर रहे हैं। हमारे पास ना एक अफगानी रेस्टोरेंट है वहाँ पे, ठीक है। उधर हम जाते हैं खाना खाने। हाँ हाँ। तो हम काउंटर पे जाके अपना ऑर्डर प्लेस करके पेमेंट कराते हैं। ठीक है। हम आके अपने टेबल नंबर पे हाँ। उनको बता देते हैं, वो टेबल हाँ। नंबर पे हम बैठ गए हैं। अब वो वहां पे किचन से जो भी शेफ हमारा खाना बनाएगा, हाँ। वो ट्रॉली या ट्रॉली पे रखेगा, हाँ। और उसके अंदर टेबल नंबर उसको प्रेस कर देगा। वो ट्रॉली खुद हमारे पास आएगी चल के। अच्छा, गुड। और वो टेबल, वो बल्कि उन्होंने बड़ी मजे की शेप बनाई है, बिल्ली बनी हुई है। अच्छा। आपके टेबल नंबर पे आके आंखें झपकाएगी कि भी मैं अच्छा। आ गई हूँ। अच्छा। सायरन बजाएगी। हाँ। आप वहां से खाना उठा लें, उसको पता लग जाएगा खाना उठा लिया है। हाँ। वो ट्रॉली वापस चली जाएगी, वेटर का काम खत्म। अच्छा, कैसा लगा पहला पहला जब ये एक्सपीरियंस था, तो कैसा उस वक्त फीलिंग हुई? हमारा बड़ा, बल्कि मेरी वाइफ है वो तो कहती है ट्रॉली को रोको, मैं हाथ लगा के देखूं इसको ना। अच्छा। तो वो कहती है, मैं हमने जूसेस मंगाए हुए थे तो एक जूस रह गया, तो वो उठाने लगी तो वो ट्रॉली वापस चल पड़ी ना। अच्छा। क्योंकि उसके अंदर टाइम फिक्स होता है 10 सेकंड हाँ। 15 सेकंड आपने उठाना है, फिर वो खुद चल जाएगी वापस। अच्छा। तो वो उठा नहीं पाई तो उसके आगे खड़ी होगी ट्रॉली के। फिर? तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक मुझे चीज नहीं उठा, फिर? चीज नहीं उठा। तो वो बड़ा एक्साइटेड था, हमारे लिए बड़ा अच्छा। यूनिक एक्सपीरियंस था। अच्छा। और बड़ा फन भी हमारे बच्चों ने। तो फिर हमने स्पेशल उसको जाके उनसे कहा कि एक रोटी चाहिए। अच्छा। तो वो ट्रॉली पे रोटी देने आई हमें। अच्छा। तो बड़ा हमने उसके साथ बड़ा फन किया, तो बड़ा एक्साइटमेंट है बड़ी। अच्छा, तो यानी कि बाहर आपको इस तरह के भी वो मिलते हैं। तो वेल, यहाँ पे आपने कहा कि आपकी मतलब जाहिर सी बात है बातें बहुत ज्यादा है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो जहाँ पे मुझे याद है पाकिस्तान में आप जब तक थे तो हमने आपकी आवाज बहुत ज्यादा एंजॉय भी की थी, और अब भी आप कह रहे हैं कि आप सिंगिंग वगैरह करते भी हैं। तो हम प्रोग्राम के एंड में जरूर पूछना चाहेंगे, लेकिन कुछ एक दो सवाल है। लेकिन वेल, पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई लोग जो हैं आपके साथ अगर कनेक्ट होना चाहे म्यूजिक सीखने के लिए, जैसे कि आपने बताया कि आप सिखाते भी हैं, ठीक है, हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं जो अभी भी म्यूजिक सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी कोई सीन है कि आप म्यूजिक सिखाते हैं, कोई ऐसी आप ऑनलाइन कोई सर्विस है आप लोगों की? अच्छा रबील, म्यूजिक के हवाले से ना मैं थोड़ी सी अपनी मजबूरी जाहिर करूंगा। म्यूजिक सिखाना शायद मेरा प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, मैं म्यूजिक प्रोडक्शन सिखाऊंगा। ओके, लाइक आपको म्यूजिक आता है, आप म्यूजिशियन है, आप सिंगर है, आपने अपना सॉन्ग स्टूडियो क्वालिटी का कैसे रिकॉर्ड करके पब्लिश करना है। यानी कि आप स्टूडियो इंजीनियरिंग का काम मैं, सिखाते आप मुझे हैं। एक स्टूडियो इंजीनियर कह सकती हैं। मैं रिकॉर्डिंग इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि हमने म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस करना है। जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जैसे, या अगर कोई आर्टिस्ट है हमारे पास तबले वाला है, हमने उसका तबला रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको प्रोसेस कैसे करना है, और उसको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कैसे बनाना है, ताकि हम उसको अमेजोन म्यूजिक पे डाल सकें या यूट्यूब पे डाल सकें, और उसकी हमें फिर कल को रेवेन्यू मिले। अच्छा, ये बताएं कि आप मतलब आप लोगों की क्या फी होगी अगर कोई भी स्टूडेंट आपसे कनेक्ट होना चाहे, ठीक है, आपसे ये स्टूडियो इंजीनियरिंग का काम सीखने के लिए, और इस पर्पज से सीखना चाहे कि वो कल को पैसे अर्न कर सके, ठीक है, तो उसका क्या तरीका कार होगा? अच्छा, उसका ना कोई भी स्टूडेंट जो आपके रेफरेंस से आएगा मेरे पास, वो एक तो मैं फीस नहीं लेता बिल्कुल भी। ये काम ना करें, फिर बाद में पता है हमारे जितने भी गेस्ट हैं वो कहते तो यही हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि अल्लाह हमें एक दिन में ना 400 कॉल्स आ गई, क्योंकि उसकी वजह ये है कि फुरकान इस टाइम पे भी हमारा जो प्रोग्राम है ये 220 मुल्कों में देखा जा रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि बिजली बेट के साथ साइटेड लोग भी बहुत ज्यादा आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो इसलिए मैं ये जरूर चाहूंगी जो भी आपके मिनिमम जो भी है या कोई ऐसा क्राइटेरिया है वो जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमारे पीएफएबी से ज्यादा खुशी खुशी जाए और आगे हमारे लोग भी आपको तंग ना करें भाई। नहीं, उसका ये है कि मैं एक तो 1-to-1 कोचिंग भी मैंने शुरू नहीं की, लेकिन मैं प्लान रखता हूँ कि मैं शुरू करूंगा।
तो उसके जो भी चार्जेस होंगे वो फिर कम्युनिकेट कर दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, हम आपके लेकिन साथ एक अभी शॉर्ट बनवा भी लेंगे हाँ, और फिर हम अपने उससे डाल के आगे स्प्रेड भी कर देंगे इस सब। वक्त जो चीज चल रही है ना वो ये है कि मैंने एक अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है, एक्सेसिबल म्यूजिक प्रोडक्शन के नाम से। ओके, उसका लिंक तो मैं शेयर नहीं करूंगा, वही बात है, फ्लड हो जाएगा हर चीज। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो जो भी आप मेरा नंबर जो भी अच्छा फुरकान, मैं बिल्कुल ये पूछना भी चाहूंगी कि मतलब आप अपना कोई ईमेल एड्रेस देना चाहेंगे या कोई इंस्टा का देना चाहेंगे या कोई फोन नंबर देना चाहेंगे कि जिससे लोग आपसे बाद में कांटेक्ट हो, क्योंकि जैसे वीआई हीरोज कहते हैं कि जी हमें ईमेल दे दें तो हम वहां से देख लेते हैं, कुछ लोग इंस्टा का देते हैं, तो आपके लिए क्या कन्वीनियंट है कि आप फोन, इंस्टा, ईमेल क्या देना चाहेंगे जिससे लोग आपसे मशवरे ले सके, स्पेशली वो लोग हमारे 80% स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे बाहर जाना चाहते हैं, 80% स्टूडेंट जो है बाहर बिजनेस करना चाहते हैं, म्यूजिक सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन जॉब करना चाहते हैं, वॉइस ओवर करना चाहते हैं। लाइक ये देखिए कि आपको कौन सी चीज ऐसी चीज है जिसको आपको लगता है कि आप इजीली इनको आंसर दे सकते हैं, ईमेल, इंस्टा या व्हाटएवर। मुझे लगता है कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस है, ठीक है। मेरा ईमेल एड्रेस है mfurkanptv@gmail.com। अच्छा, यानी कि चल अभी आपका पीटीवी बना ही रहा है। वही बनाया हुआ, लेकिन वो फिर ऑफिशियल यूज होता था तब, तो फिर अभी तक तो वही चल रहा पीटीवी है। वालों ने अभी तक आपसे वापस नहीं दिया अपने ईमेल एड्रेस? नहीं, वो @gmail.com आगे उसका डोमेन है, तो वो फिर जीमेल से तो मेरा कोई क्लेम नहीं है। अच्छा, तो दूसरा ये बता, चले पीटीवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? चले लगे हाथ तो ये पूछते कि पीटीवी में काम किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा, वहाँ क्या काम करते थे आप? देखें, पीटीवी क्योंकि सरकारी इदारा है तो वहाँ पे हमारे हर एज ग्रुप के सीनियर भी थे और हमारी यंग जनरेशन भी थी। तो एक तो मैं, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही होता है कि जब कोई स्पेशल बंदा हो तो उसको वो देखते हैं कि यार इसके अंदर खास ही सलाहियत अल्लाह ताला ने इसको दी है, तो उस हवाले से मुझे प्रोटोकॉल तो मिलता ही था। लेकिन फिर जो मैंने अपने ऑफिस का, अपने डिपार्टमेंट का नेटवर्क खुद मैनेज करना शुरू किया, फिर डेवलपमेंट के अंदर मेरे जो सीनियर थे उनके साथ मैंने प्रॉपर काम करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट जॉब थी क्या आपकी? ये सेमी गवर्नमेंट है ना, अच्छा, सेमी गवर्नमेंट है। पीटीवी हेडक्वार्टर्स में था। अच्छा, यानी कि ये जो सारे टेलीविजन पे प्रोग्राम्स वगैरह होते थे तो उनके पीछे से आप सारा सॉफ्टवेयर उसको मेंटेन करते थे? मैं था, हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर एक छोटा सा, उसका काम ये होता है कि जो इंटरनली यूज्ड एप्लीकेशंस होती हैं वो हम डेवलप करते हैं, प्लस हमारे पास पेरोल था और जो वापडा का जो डेटा होता है, जो ये 35 रुपए बिल में लग के आते हैं, उसका हिसाब किताब हमारे पास होता था। अच्छा, तो हमने उस पर हमारे वापडा के साथ लिएजन करके जी कौन से जो क्लाइंट है उसने बिल के अंदर पे किए हैं, किसके रहते हैं, हम उनको वापस लगा के भेजते थे कि ये वाले एरियाज हैं। अच्छा, देखिए बिल से जो डबल पैसे लगाते थे वो आप लोग लगा के भेजते थे। हमारे पास वो हमारा काम था। अच्छा जी, वेबसाइट से याद आया तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि पीएफएबी की जो सबसे पहली ऑनलाइन वेबसाइट थी वो भी फुरकान ने ही बनाई थी, ऐसे ही है ना? मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैंने वो वेबसाइट बनाई और पीएफबी। अब तो भाई हमारा MIS पोर्टल है और जिसपे ये एक एप्लीकेशन है, आप इजीली मोबाइल पे बैठे और उस टाइम क्लिक करें तो आपको सारी एकेडमिक्स और दूसरी प्ले लिस्टिंग की बुक्स बहुत आराम से मिल जाती है। तो बहुत अच्छा बन गया। हाँ, लेकिन ये है कि उस वक्त भाई सबसे पहली जो है पीएफएबी की जो वेबसाइट है वो भी उस टाइम पे फुरकान ने बनाई थी, और माशाल्लाह से जो मुझे याद है कि ये आई थिंक 2013-14 की बात है जी, 2013-14। और उस वक्त पे मतलब एक बड़ी नई चीज आई थी पाकिस्तान में, क्योंकि उस टाइम पे अभी ऐसी कोई लाइब्रेरी नहीं थी जो आपको ऑनलाइन आपको सर्विसेज देती थी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वेबसाइट बनाने का? ये कैसे आइडिया दिमाग में आया कि ये हो जानी चाहिए? मुझे लगता है इसमें ना थोड़ा हमारा उस टाइम बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, डिस्कशन हुई, हाँ, अली भाई से भी डिस्कशन हाँ, हुई, तो मैंने ये आइडिया शायद आधा मेरा ही था शायद, आधा मैंने फिर आपके मुनीब साहब को साहब से बात की कि हमारा ने मुझे सपोर्ट किया इस मामले में। हमारा फिर बेसिकली आइडिया था, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि हमारी डिस्कशन थी, तो मैंने कहा ये काम हम खुद कर सकते हैं और ये काम हमें करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग डिजिटल तो कर ही रहे हैं सीडी के ऊपर, यूएसबी के ऊपर, लेकिन इसको ऑनलाइन भी लेके चले ताकि जो लोग मोबाइल पे डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो उससे फिर एक आइडिया जनरेट हुआ और फिर मुझे ये मिली सर्विस, तो मैंने इसको बनाया। चैलेंजेस आए या हो गया आराम से? मुझे नहीं लगता चैलेंजेस थे। चैलेंजेस मेरा नहीं ख्याल, थोड़े बहुत थे, लेकिन इतना ज्यादा हमें भी जब सुना और एक्सप्लोर किया तो अच्छा रहा, मतलब उस वक्त के हिसाब से वो चीज बड़ी अच्छी रही। चैलेंजेस सिर्फ ये होते हैं जब आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोई भी बनाते हैं
तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंजेस जो हमें हमें रिक्वायरमेंट थी पीएफएबी की कि हमारा डाटा सिक्योर हो। हाँ, जो कि आज भी हम करते हैं। जी, तो वही उस ऑनलाइन में जरा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बिल्कुल, आज होती भी है। हमें MIS पोर्टल पे हमने यही था कि हमने, क्योंकि आपको पता है कि हमारे रीडर जितने भी हैं सब टेलीविजन से आते हैं और मतलब रेडियो पाकिस्तान से आते हैं, जी तो उनकी भी मेहनत जो है वो जाया ना हो, तो हम जी उसे ये कहते हैं कि सिक्योर हो। अच्छा जी, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे और ये सवाल भी हमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उसमें ये है कि हमारे पास हर तरह के जब बिजली पे गेस्ट आते हैं, एक सवाल हर दफा पूछे जाते हैं कि ये है कि एक सवाल ये पूछे कि एक शख्स ने कहा है कि हम खुद बिजली इम्पेयर्ड हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी के साथ है, ठीक है ना, तो हमारे घर वालों को ये लगता है अक्सर, ठीक है, या वो कहते हैं हमें खुद को ये लगता है कि अगर हम एक बिजली इम्पेयर्ड के साथ शादी करते हैं, ठीक है ना, तो क्या हम एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। और एक फीमेल ने एक बड़ा सवाल किया है कि बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड, मैं चाहूंगी कि मेरी जिससे शादी हो कि वो मुझे इनसिक्योर, मतलब मैं बस सिक्योर हूँ, जबकि एक ऑलरेडी दोनों ही विजुअली इम्पेयर्ड होंगे, तो कैसे सेफ्टी मेजर्स हो सकती हैं। तो अगर आपके जो गेस्ट हैं, अगर वो उनकी मतलब वो उनकी भी शादी, मतलब दोनों कपल्स जो हैं VI है, तो क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारने के लिए क्या क्या टिप्स हैं जो उनको मतलब कर सकते हैं जिससे किसी की लाइफ ना टूटे, क्योंकि अभी रिसेंटली 2-3 शादियां टूटी हुई हैं। तो ये सारे सवाल हैं जिनको मैंने मर्ज कर दिया है। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है जब आपका रिलेशनशिप टूटे, हाँ, और वो भी फिर इस ऐसी वजह से टूटे जो कि आपके इख्तियार में नहीं है, आपके इख्तियार में नहीं है, बिल्कुल। तो वो ये बड़ा पेनफुल होता है, लेकिन हम उसको बड़े अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हर बंदे का हो सकता है। मुझे ये लगता है कि बराबरी बहुत ज़रूरी है हर सतह पे। उसमें आपकी डिसेबिलिटी भी अगर है तो डिसेबिलिटी में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बराबरी रहे तो बेहतर रहता है, कहीं क्योंकि जो जो डोमिनेंट बंदा होता है वो फिर काम खराब हो जाता है, वो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं वहाँ बनती। तो ऐसा है भी, अल्लाह ताला ने हर किस्म के लोग बनाए हैं कि जो साइटेड और विजन इम्पेयर्ड दोनों का पेयर है वो बड़े सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल है, हाँ। लेकिन ज्यादा चांसेस, ज्यादा केसेस ऐसे हैं कि उसमें एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, आपकी बनती नहीं है, या कम उसमें अगर विमेन साइटेड है तो वो डेफिनेटली उसने बच्चों की तरबियत करनी है, तो वो ऐसा होता है कि वो आपके बच्चों को आपसे इशारों में को बात करे, जो आपको आप अगर सख्ती करते हैं किसी काम में तो वो आप इस किस्म की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर आपके आपस के रवैये हैं जी, वो कहे जी मैंने तुम्हारे साथ मैंने कुर्बानी दी है, जिंदगी गुजारी है, तो ये वो जो बात ठीक तो है, लेकिन बार बार कहना तो ठीक नहीं है। तो ये है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे मैंने पहले भी बात की है कि आपने आपकी जो क्वालिटी ऑफ वर्क है ना उसको इम्प्रूव करना है। हमने बात नहीं करनी कि हम ये सब कर सकते हैं, हमें एक्चुअली करके दिखाना है कि हम ये कर रहे हैं। तो जो उस पे मुझे लगता है आपको बहुत बड़ा क्रेडिट जाना चाहिए कि जो विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल्स हैं, अच्छा, उनकी आप बहुत ट्रेनिंग कर रही हैं, ग्रूमिंग और उस हवाले से बहुत काम आपने किया है, PFAB ने आपने बहुत इस पे काम किया, और ये ऐसी फील्ड थी जिस पे काम बहुत होना चाहिए था। और मुझे पता है कि जो साइमा आपा की भी बड़ी ख्वाहिश थी और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा काम भी किया, बड़ी थॉटफुल थी उस हवाले से। तो ये काम आप जो फीमेल्स हैं 100% मैं आपको ये कहूँगा कि आप लोग अपने फील्ड में जो कि मोरे खानादारी हैं, प्लस अपने प्रोफेशनल फील्ड में भी आप बिल्कुल पीछे मत रहें, आगे जाएं। पेरेंट्स से मैं ये कहूँगा कि आप ये मत सोचें कि ये अगर मैं इसको चूल्हे के पास हम जाने देंगे तो उसका हाथ जल जाएगा। एक दफा जलेगा, फिर नहीं जलेगा, क्योंकि जिसने एक दफा जला ली दूसरा वो खुद सोचेगा कि मेरा हाथ ना जलना है। मैं ऐसी फीमेल को जानता हूँ, वो अब उनकी डेथ हो गई है बड़ी यंग एज में, लेकिन वो उन्होंने कभी भी चूल्हे के पास जाके चाय नहीं बनाई थी, सारे काम वो कर लेती थी। और एक ट्रेनिंग सेंटर में थी, उन्होंने चाय बनानी थी, उनको सर दर्द था, कुछ भी था, उधर कोई अवेलेबल नहीं था किचन में इनकी हेल्प करने के लिए। वो उसने क्या मिस्टेक की कि जब चाय बना ली फुल, ठीक है, चाय को जब उठाया चूल्हे से तो चूल्हा जल रहा था और उसका दुपट्टा उसने पहना हुआ था, दुपट्टे को आग लग गई, दुपट्टे को आग लगी। उस वक्त उसकी हिम्मत ये थी कि वो पैनिक नहीं हुई, उसने चाय को वहीं रखा, दुपट्टा उठा के उसने सिंक में फेंका, ये देखे ना, ये कितना अच्छा, उसको ऑन कर दिया टायर को,
उसने अपने आप को सिक्योर किया पहले, और फिर चूल्हा बंद करके उसने फिर चाय पी उसके बाद। अच्छा, चाय पी भी सही है। अपने आप को उसने कवर किया पहले। इस ट्रॉमा से वो निकलने में बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है ये, एक आग लग जाए तो कुछ छोटी चीज नहीं है। लेकिन फिर इसी तरह का एक और इंसिडेंट है, मेरे घर एक फैमिली आई हुई थी, तो वो बाज़ बात ना हम थोड़ा ओवर एफिशिएंट हो जाते हैं, काम थोड़ा स्पीड करने के चक्कर में। तो उन्होंने रसोई गैस पे खाना बनाना शुरू किया, तो आग थोड़ी तेज कर दी और जल्दी बन जाए। हाँ, तो वो ऑयल डाला, उसमें ऑयल गर्म हो गया, उसमें उन्होंने पानी डालना था। जब मसाला बन गया ना उसके बाद पानी डाला, तो जो ऑयल उछला, उसमें से ऑयल उछला तो आग लग गई। आग लग गई तो उसका हस्बैंड उसको पीछे खींच रहा है। मैंने कहा उसको पीछे ना खींचो, उसको वॉल बंद करने दो, तुम उसको पैनिक ना करो। और उसने फीमेल वो लड़की थी, उसने खुद वॉल बंद किया, गैस का चूल्हा बंद किया, और उसने वेट किया कि आग देगची के अंदर से बंद हो। उसने देगची को धोया, फिर दोबारा से उसने खाना बनाया। बिल्कुल फुरकान, आप सही कह रहे हैं कि मुझे याद है 2014 या 15 में जब मैं इस्लामाबाद आई थी, तो मैंने सबसे पहले 2011 में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, साइमाज इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए मैंने उस वक्त मास्टर्स इन इंग्लिश के पार्ट सेकंड में थी। तो मैं मैडम साइमा के घर जब मैं गई तो उनकी मतलब मुझे अमार मसूद ने मैडम साइमा से ये कहा कि आए आपको एक साइमा से मिलवाता हूँ ना। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो वो मतलब मुझे देखने की लुक लाइक साइमा। तो मैंने उनको जब पहली दफा प्याज कीमा और टिक्का बोटी बना के खिलाई तो वो शी वाज टोटली शॉक्ड कि मतलब ये कैसे बन रहा है। तो उस वक्त ये सबसे पहला आइडिया जो है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की, जहां तक बात करूं, ये तो मैडम साइमा ने ही मुझे मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कह दिया था कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चियों को ग्रूम करना चाहिए इन फ्यूचर। लेकिन कुकिंग का जो आइडिया दिया था वो मुझे मैडम साइमा की मदर ने दिया था। मेरे लिए बड़ी आम सी बात है कि कुकिंग कौन सी इतनी बड़ी चीज है। लेकिन जब मैं 2016 में पीएफएबी को ज्वाइन किया, वाकई मुझे अंदाजा हुआ कि 80% शादियां टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है कि आप घर नहीं चला पाते, ठीक है, कुकिंग और इस तरह की चीजें। लेकिन पहले इन सारी चीजों को मैं आपको बताऊं कि आज इतनी अचीवमेंट हो गई है कि हम पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला नेशनल ब्लाइंड कुकिंग कंपटीशन करवाने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की तारीख में भी ये हम 4th वर्ल्ड कंट्री हैं। सबसे पहले इसको अमेरिका ने करवाया था, फिर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अब चौथे मुल्क पे हमारा मुल्क है। और इसमें हमारे पास पहले राउंड में 117 लोग थे पूरे पाकिस्तान से, सेकंड राउंड में हमारे पास 75 आए और थर्ड राउंड में 24 स्टूडेंट हैं जो ऑल ओवर द कंट्री यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह 17 को। उनकी कुकिंग करेंगे और लाइव कास्ट किया जाएगा इसी चैनल से, और जिसमें वो लाइव बनाएंगे खाना। और हमारे पास एज ग्रुप बच्चों की 6 साल से लेके 50 साल तक है। और वो लोग जो है तो तकरीबन 50 के करीब खाने बना रहे हैं और उनका जो टेस्ट ले रहे हैं वो आपके जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल के लोग हैं, जैसे पीसी से हैं या रमादा से हैं, बल्कि हमारे जो कौथम जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज ऑफ आर्ट टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट, उनके अपने प्रोफेशनल जज आएंगे जो हमारे बच्चों को चेक करेंगे। और हमने उनसे ये कहा कि आप इनको बिल्कुल फेयर उस पर रखें क्योंकि वी कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। तो मतलब उन्होंने कहा कि आपके बच्चे सिर्फ खाना नहीं बनाएंगे, टेबल को रिप्रेजेंट भी करेंगे, लाइक ऐसे कि वो किसी होटल में आए हैं उस तरह से टेबल भी डेकोर हो, सारा कुछ हो। तो अब अल्लाह का शुक्र है चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जब शुरू में आए थे थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन अब वाकई लगता है दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये जो कंपटीशन है ये इंक्लूसिव है या सिर्फ फीमेल्स के लिए? नहीं, बोथ है, मेल एंड फीमेल बोथ इसमें पार्टिसिपेट करें। और जीतने वालों को जो है पीएफएबी बिजनेस स्टार्टअप की मद में उनको कैश प्राइज देगा। अच्छा, जो जीत जाएगा, अगर ये 23 बच्चे जीत जाते हैं, हम 23 बच्चों को बिजनेस स्टार्टअप में हेल्प करेंगे कि वो अपना घर में कुछ कैफे या कुछ बना सकें। तो वेल फुरकान, हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ तो जरूर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जनाब आपको हम ये देंगे ये स्माइली। और ये भी हम आपको पता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट का काम हम करते हैं। अच्छा। और ये भी हमारे अपने बच्चों ने ही ये पिलो बनाया हुआ है, ये स्माइली बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आप जब भी ऑस्ट्रेलिया रहें, बाय एयर जाए, कहीं पे भी जाए, ये स्माइली आपके साथ हो और आपके चेहरे पे भी बड़ी प्यारी सी स्माइल आए। और हम चाहेंगे कि एक इंटरनेशनल डिसेबल डे पे एक ऐसा दमदार मैसेज दें कि वाकई लोगों को लगे कि डिसेबिलिटी तो कुछ भी नहीं है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक मैं बात करने लगा था, बीच में थोड़ी रह गई जी। मुझे लगता है कि एक और जो थोड़ा टफ, क्योंकि ये आपने टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट छेड़ा है, हाँ। तो मैं नहीं चाह रहा कि मिस हो जाए बात जी।
जहाँ पे उनको काम काज सब सीखना चाहिए अपना। ये एक तो हमारे मेल हजरात को भी ये सीखनी चाहिए चीजें, क्योंकि अगर आपकी पार्टनर बीमार हो जाएगी तो डेफिनेटली आपने ही उनका ख्याल रखना है। तो ये हाँ, ये चीजें दोनों को सीखनी चाहिए, जो घरदारी है काम, क्योंकि मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया में सब कॉमन है, हर बंदे ने अपना काम खुद करना होता है। दूसरा एक है तो बड़ी सख्त बात, लेकिन कुछ लोग इसे डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शादी को कायम रखने की ये सबसे बड़ी चीज होगी। आप जैसे ही आप जो विजन पे जो कपल है वो शादी करे, उससे पहले वो अपना घर अलग कर ले, वो अलग रहे, इंडिपेंडेंट रहे दोनों मियाँ बीवी, उनकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। कि अगर वो काम में सारे चूल्हे की तरफ जाने लगे तो कोई उनको ये ना कहे कि बेटा ना जाओ तुम्हें आग लग जाएगी। उसके ज़हन में ये डर पैदा हो जाएगा कि वाकई में जाऊं कहीं लग ही ना जाए आग। तो मुझे ये लगता है कि उनको इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए। अगर आप बिल्कुल अलग नहीं रख सकते उनको, तो उनका पोर्शन अलग करें जिसको वो खुद मैनेज कर रहे हैं। नहीं तो इतनी मतलब उनको मतलब फैमिली इतना सपोर्ट करे कि जाओ बेटा जाओ, खुद ही जाओ किचन में जाके काम करो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस फिर भी आ जाएगी, कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि इसका हाथ कटने लगा है तो वो उसको रोक देंगे। अब बहुत अवेयरनेस आ गई है फुरकान, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो खुद कहते हैं हाथ कटता है ना, जाओ कटवाओ, शाबाश काम करके आओ। ऐसा बहुत अच्छा है। ऐसी अब बहुत चेंज आ गया पाकिस्तान में। ऐसी माएँ मैंने देखी हैं कि जो कहती हैं कि बेटा करो, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उन्होंने खुद अपनी 12-13 साल 14 साल की एज में रोटी बनाना सीखना शुरू कर दी थी। तो वो करती हैं, ऐसी फीमेल्स मैंने देखी हैं, बल्कि उनके हाथ के खाने खाए हैं कि जो हाथ से इस तरह रोटी बनाती हैं, बेलना नहीं यूज करती, बिल्कुल, और तवे पे डाल के, और कोई अब तो डिवाइसेस भी आ गई हैं, रोटीमेटिक डिवाइस है, तो अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत काम कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंटरफेरेंस कम से कम होगी पेरेंट्स की या उनके जो भी रिलेटिव्स हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा चलना पाएंगे। तो लास्ट मैसेज चाहेंगे हम आपसे इंटरनेशनल डिसेबल डे के हिसाब से। मुझे लगता है कि जो मैसेज यही है कि जो मैंने शुरू की थी बात कि वो कौन सा खुदा है जो वाह हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। हमें पता है कि हमारे साथ चैलेंजेस हैं, हमें पता है कि हम कुछ खास है हमारे अंदर, लेकिन इसके साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम खास जो बड़े काम होते हैं उनको करने के लिए बड़ी एफर्ट चाहिए होती है, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, और बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है। तो आपने जो भी नाकामियां उनको पीछे छोड़ दें, उनके बारे में सोचें ही नहीं, अपनी जो वीकनेसेस हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं और अपनी जिंदगी को खूबसूरत से खूबसूरत बनाएं। फुरकान मैं इसको वाइंड अप करूंगी, लेकिन हम एंड जो है वो आपके सॉन्ग से करेंगे, तो सॉन्ग आप सोच के रखें और मैं करने लगी हूँ प्रोग्राम को वाइंड अप। सो वेल, मैंने आपसे क्या कहा था कि जब प्रोग्राम का एंड होगा, एंड होते होते वाकई आप कहेंगे कि कोई भी डिसेबिलिटी हमारे जिस्म में नहीं, हमारे दिमाग में होती है, निकाल के बाहर फेंक दे तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है। और फुरकान उन्हीं लोगों में से हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नजरें जिनकी खुदा पर हों, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजरें जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से घबराया नहीं करते। तो वेल, हम भी ये चाहेंगे कि हमारे डिसेबल डे के मौके पे आप लोगों को एक जबरदस्त मोटिवेशन मिले। हम फुरकान का ईमेल एड्रेस आपके साथ शेयर करेंगे, आप में से कोई भी फुरकान से किसी भी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो आप उनको ईमेल करेंगे। तो जिनको लगेगा कि फुरकान को के आप उसको राब्ता कर लेना चाहिए आपसे, तो वो आपको जरूर रिस्पॉन्स देंगे। इजाजत दीजिए, इस खूबसूरत सॉन्ग के साथ हम इजाजत चाहेंगे और एंड में मैं आप सबसे ये कहूंगी, हैप्पी इंटरनेशनल डिसेबल डे। जस सॉन्ग सुनाए। चलिए जी, डॉक्टर अब्रार उमर की बड़ी प्यारी गजल, उसके 2-3 शेर मैं सुनाता हूँ। जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए, जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए, बस तेरा नाम पुकारे, जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए। जब मुलाकात न थी तब तो कोई बात न थी,
जब मुलाकात न थी तब तो कोई बात न थी, अब ये तन्हाई के दिन कैसे गुजारे जाए, अब ये तन्हाई के दिन कैसे गुजारे जाए। बस तेरा नाम पुकारे जाए, जिंदगी सिर्फ इसी धुन में गुजारे जाए। ला ला ला